जय हिंद साथियों। आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बता रहा हूं जो जीव विज्ञान का सबसे कठिन टॉपिक होता है। मतलब जीव विज्ञान पढ़ने वालों का ये कहना है कि इस पर कमांड करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो मैं आपको बड़े ही सरल शब्दों में आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू में ध्यान में रख करके और मैं आज आपको बायो के उस चैप्टर के बारे में बता रहा हूं जिसका नाम है वर्गीकरण, मतलब जीव जंतुओं का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण पढ़ने के पहले मैं आपको कुछ फुटकर जानकारी दूंगा। उस फुटकर जानकारी को आप अच्छी तरह से याद करना, क्योंकि उससे संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पहले फुटकर जानकारी देता हूं, फिर उसके बाद में हम दुनिया के समस्त जीव जंतुओं का जो वर्गीकरण किया है उस वर्गीकरण के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो आप समझना स्टार्ट करिएगा। और इसको मैं एक पार्ट में बना पाना मुश्किल है, इसलिए मैं इसको 2 से 3 पार्ट में बनाऊंगा। तो आज मैं वर्गीकरण की आपकी शुरुआत कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं वर्गीकरण। सबसे पहले अगर अपन बायो पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहला नाम आता है हिप्पोक्रेटस का। अब हिप्पोक्रेटस जो है ना वो चिकित्सा के जनक कहे जाते हैं। मतलब जब डॉक्टर अपनी शिक्षा पूरी कर लेते हैं तब वो हिप्पोक्रेटस की शपथ लेते हैं। तो ये भी पूछा गया है कि डॉक्टर किसकी शपथ लेते हैं, तो हिप्पोक्रेटस की शपथ लेते हैं। दूसरी बात, फादर ऑफ जूलॉजी। अब भाई जूलॉजी के पिताजी कौन है, तो जीव विज्ञान के पिताजी अरस्तु माने जाते हैं, अरस्तु। जबकि वही बॉटनी के जनक माने जाते हैं थियोफ्रेस्टस। तो अभी मैं इनके बारे में डिटेल नहीं बता रहा हूं, अभी अपन आगे बढ़ते हैं। सेल की खोज आपको मालूम होगा, रॉबर्ट हुक को माना जाता है सेल की खोज। सेल क्या होती है? किसी भी जीव जंतु की प्राथमिक क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई जो होती है वो सेल होती है। सेल से ही हमारी बॉडी बनती है, सेल से ही हमारा पूरा शरीर बनता है। इसके बाद हम बात करें सेल थ्योरी किसने दी थी, तो वो स्लाइडेन एंड स्वान ने दी थी। ये खड़े प्रश्न हैं, सीधे पूछे जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही याद रखना। सेल थ्योरी दी थी स्लाइडेन एंड स्वान ने। जेनेटिक्स के नियम जैसा कि आप जानते हैं जेनेटिक्स क्या होती है? आनुवंशिकी, मतलब पिता के गुण पुत्रों में ट्रांसफर होना, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के नियम दिए थे मेंडल ने, तो मेंडल ही उसके पिता कहे जाते हैं। उत्परिवर्तन सिद्धांत डी ब्राइस ने दिया था। इनका ये कहना है डी ब्राइस का कि जीवों में जो परिवर्तन हुआ है ये परिवर्तन क्रम से नहीं हुआ है। जो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है, क्रम से ना होकर के अचानक हुए परिवर्तनों के कारण जीव जंतुओं में परिवर्तन आया। इसी सिद्धांत को उत्परिवर्तन का सिद्धांत कहते हैं, जो डी ब्राइस ने दिया था। अब हम वर्गीकरण पे आ रहे हैं। पहली बार वर्गीकरण किया था अरिस्टोटल या अरस्तु ने। वैसे तो जीवों को 2 भागों में बांटा, एक जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है वे जीव अलग, और एक जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती वे जीव अलग। मतलब कशेरुकी और अकशेरुकी जीवों 2 वर्गों में बांटा गया था। लेकिन अरस्तु ने जिस आधार पर वर्गीकरण किया वो है एमाइमा और एनाइमा, ये 2 वर्गों में बांटा। इनके वर्गीकरण का आधार था आरबीसी। एमाइमा जिनमें आरबीसी नहीं होते उनको इन्होंने एमाइमा कहा। इसके अंतर्गत मोलस्का और आर्थ्रोपोडा आते हैं। अभी मोलस्का और आर्थ्रोपोडा क्या है ये हम आगे चल करके समझेंगे। लेकिन यहाँ पर ये तो समझते हैं आप, आरबीसी ना हो जिसमें, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स जिसमें ना हो, लाल रक्त कणिकाएं जिनमें ना हो, उनको एक वर्ग में रखा। और दूसरे वर्ग में उन सभी जीवों को रखा जिनमें लाल रक्त कणिकाएं हैं, मतलब आरबीसी जिनमें है। तो इन्हें एनाइमा कहा गया। एनाइमा कहा गया। तो एनाइमा में वो सारे जीव आ गए जिनकी रीढ़ की हड्डी थी, मतलब जो कशेरुकी थे वो सारे जीव आ गए आपके केस में एनाइमा में आ गए। अब कशेरुकी मतलब जिनमें आरबीसी है। अब आरबीसी वाले जो जीव हैं उन्हें 2 वर्गों में रखा गया। एक कहे गए जरायुज और एक कहे गए अंडीयुज। ये अरस्तु का वर्गीकरण मैं आपको बता रहा हूं। विविपेरा एंड ओविपेरा। जरायुज उनको कहा गया जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे में से नहीं निकलता बच्चा, कैसा बच्चा डायरेक्ट निकले, तो उसको कहते हैं जरायुज, जिसमें बच्चा जन्म लेता है। और
अंडुज उनको कहा जाता है जो पहले अंडा जन्म लेता है, फिर अंडे में से बच्चा निकलता है, उसको कहते हैं अंडुज। तो ये दो वर्गों में बांटा। तो ये वर्गीकरण तब फीका पड़ गया जब कैरोलस लीनियस ने अपना वर्गीकरण दिया। आधुनिक वर्गीकी के पिता कहे जाते हैं लीनियस। तो वर्गीकरण के पिता कैरोलस लीनियस कहे जाते हैं। तो अब लीनियस का वर्गीकरण ही पढ़ा और पढ़ाया जाता है। तो अभी हम आपको लीनियस के वर्गीकरण के बारे में बता रहे हैं। तो जीवों को इन्होंने सबसे पहले दो बड़े वर्गों में बांटा। दो बड़े वर्गों में एक को कहा गया एक कोशीय जीव और दूसरे को कहा गया बहुकोशीय जीव। तो एक कोशीय जीव प्रोटिस्टा कहलाते हैं और बहुकोशीय जीव मेटाजोआ कहलाते हैं। मेटाजोआ एंड प्रोटिस्टा। इसमें केवल एक कोशिका होती है और एक कोशिका, और एक बात ध्यान रखिएगा कि एक कोशीय जीवों का पूरे जितने भी इन्होंने वर्गीकरण किया है उनमें एक कोशीय जीव का केवल एक संघ बनाया है, एक यूनियन बनाई है, उसका नाम है संघ प्रोटोजोआ। एक वर्गीकरण का या वर्गीकी का ये पहला ही वर्गीकरण है जिसका नाम है संघ प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ, अब आज हम आपको संघ प्रोटोजोआ के बारे में ही बता रहे हैं और इस पर बनने वाले प्रश्न किस प्रकार के हो सकते हैं उनको आप ध्यान में रखना है ना। तो देखिए, संघ प्रोटोजोआ प्रोटो प्लस जून से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है फर्स्ट एनिमल। तो ये लगभग 1.63 अरब वर्ष पहले इन एक कोशीय जीवों की उत्पत्ति हुई थी। अब मैं आपको एक कोशीय जीवों की, जैसा कि नाम से ही कि एक कोशीय जीव है मतलब इनमें केवल एक कोशिका है, एक कोशिका में ही सब कुछ होता है। इन्हीं को आदि जंतु कहा जाता है, प्रारंभिक जंतु कहा जाता है। ये जानवर है संघ प्रोटोजोआ। ये एक कोशिका के बनने होते हैं। एक कोशिका में ही इनकी जो एक कोशिका होती है, इसी कोशिका में इनकी जनन भी होता है, मतलब ये पैदा भी होते हैं, इनका पाचन भी होता है, इनका श्वसन भी होता है, इसमें उत्सर्जन भी इनका होता है। तो जितनी क्रियाएं जो हम करते हैं, जनन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ये सबका सब किसमें होता है, आपका एक ही कोशिका में हो जाता है, इसलिए इनको एक कोशीय जीव कहा जाता है। अच्छा, जैसा कि हम जानते हैं कि सेल एक प्रारंभिक इकाई होती है, मनुष्य की संरचनात्मक इकाई होती है। सेल से मिलके ऊतक बनते हैं, ऊतक से मिलके अंग बनते हैं और अंग से मिलकर हमारा शरीर बनता है। ये बात आपको मालूम होगी। यहाँ पर हम देखें कि इसमें एक कोशिका अकेली होती है, तो इसमें क्या नहीं होगा, ऊतक होता ही नहीं है। ऊतक नहीं होगा तो अंग नहीं, अंग नहीं तो शरीर नहीं, इनका कोई शरीर नहीं होता। तो याद रखिएगा, इनमें ऊतक नहीं पाया जाता। संघ प्रोटोजोआ में ऊतक नहीं पाया जाता। इनका प्रजनन जो है ना बहुत तेजी से होता है। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं सड़ी गली मिट्टी में, कार्बनिक सड़े गले पदार्थों में प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। कुछ प्रोटोजोआ आपके समुद्र में भी पाए जाते हैं, है ना। तो ये किस प्रकार के होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं, सहजीवी होते हैं और परजीवी होते हैं। क्या मतलब है इन तीनों का? मतलब मृत शरीरों से अपना पोषण करें तो वो मृतोपजीवी, यदि वह किसी ऐसे जीव जंतु के साथ में है जिसको ये भी प्रॉफिट दे और वो इनको प्रॉफिट दे तो वो सहजीवी। और कुछ परजीवी ऐसे हैं, प्रोटोजोआ ऐसे हैं जो दूसरे पर आश्रित होते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनको कहा जाता है परजीवी। जो दूसरे का खून चूसे तो उनको कहते हैं परजीवी, है ना। तो ये मृतोपजीवी होते हैं, सहजीवी, परजीवी, तीनों वैरायटी के आपको प्रोटोजोआ मिलते हैं। याद रखना, इस जो ये सेल होती है इसमें भरा होता है क्या? जीव द्रव्य भरा होता है। इसमें क्या भरा होता है? जीव द्रव्य भरा होता है। इसलिए इनको जीव द्रव्य स्तर पर गठित जीव कहा जाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। याद रखना, प्रोटोजोआ को जीव द्रव्य स्तर पर गठित जीव कहा जाता है। अब देखो, ये जो याद रखिएगा, प्रोटोजोआ एक कोशीय जीव है और इस एक सेल में ही जनन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन सब कुछ हो जाता है। इनका पूरा प्रोग्रामिंग इसी में हो जाता है। तो इसलिए इनको पूर्ण कोशिका कहा जाता है। याद रखना, ये पहली पूर्ण कोशिका है। तो आपने कोशिका पढ़ी होगी, तो एक प्रोकैरियोटिक होती है कि यूकैरियोटिक कोशिका होती है। तो प्रोकैरियोटिक जो है ना, अविकसित
सेल होती है, जबकि ये वाली सेल कैसे होती है, विकसित होती है, और ये पहली पूर्ण विकसित सेल मानी जाती है। अब प्रोटोजोआ से हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां भी होती हैं। तो प्रोटोजोआ से उत्पन्न बीमारियां ये अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनको आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ये हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं, हमारे पाचन तंत्र में गड़बड़ कर देते हैं, इनसे कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो अभी मैं बीमारियों पे नहीं जा रहा हूँ, बीमारियां बाकी बता देता हूँ। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां हैं पायरिया, जो मसूड़ों की बीमारी है, मसूड़े सड़ जाते हैं। ये चूमा चाटी करने से भी पायरिया हो जाता है, ऐसा बताया जाता है। मलेरिया, मलेरिया जिसमें मच्छर काट लेता है, मादा एनाफिलीज मच्छर, वो भी क्या है, प्रोटोजोआ है। मलेरिया, पेचिस, दस्त लग जाते हैं, आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, वो वाला भी प्रोटोजोआ है। कालाजार और सीसी मक्खी काटने से होने वाला निद्रा रोग। तो ये वाली जो बीमारियां हैं, ये प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं। आप इनके नाम याद रखिएगा। सीधे सीधे प्रश्न पूछेंगे कि ये बीमारी किसके कारण होती है, तो ये प्रोटोजोआ से होती है। यहाँ पर मैं और जानकारी दे रहा हूँ। सबसे बड़ा एक कोषीय जीव है एसिला बुलेरिया। अब इसका नाम आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ा एक कोषीय चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, नग्न आंखों से नहीं देखना। तो आप ध्यान रखिएगा, एसिला बुलेरिया एक सबसे बड़ा वाला एक कोषीय जीव है। वहीं सबसे छोटा एक कोषीय जीव है माइकोप्लाज्मा, जो बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहता है। कौन सा? माइकोप्लाज्मा। ये एक बैक्टीरिया है और 0.0001 mm का ये होता है, और इसमें कोई सेल वाल नहीं पाई जाती। इसकी सेल वाल जानते हो, सेल की बाहरी कवच को सेल वाल कहते हैं। तो इसमें कोई सेल वाल माइकोप्लाज्मा में नहीं पाई जाती। ये सबसे छोटा एक कोषीय जीव है। सबसे बड़ा एक कोषीय जीव एसिला बुलेरिया, प्रोटोजोआ है। अच्छा, एक और बात बताऊं कि जो प्रोटोजोआ संघ में अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, ये सभी के सभी एक कोषीय जीव के अंतर्गत आते हैं। मैं एक कोषीय जीव अमीबा की बात कर रहा हूँ, याद रखना। एक कोषीय जीव का एक संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत ही क्या आता है, अमीबा। अमीबा की खोज जो करी थी वो रोजनहाफ ने करी थी। अब ये मतलब पूछ ले कि अमीबा की खोज करता कौन है, तो आप याद रखना वो है रोजनहाफ ने अमीबा की खोज करी थी। अब इसके बारे में कुछ जानकारी है। अमीबा देखने में कैसे लगते हैं, ऐसे ये अमीबा हो गया, है ना। ये अमीबा इस तरीके का ये अमीबा होता है ना। अब अमीबा के बारे में बता रहा हूँ। ये एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एंडोसाइटोसिस प्रोसीजर से ये अपना भोजन करते हैं। हिंदी में भी बता सकते हैं, लेकिन आप इंग्लिश में याद रखना, एंडोसाइटोसिस प्रोसीजर से अमीबा अपना भोजन करते हैं। क्या होता है इसमें, प्लाज्मा झिल्ली जो होती है, प्लाज्मा झिल्ली इनकी, इस प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर से भोजन भाव करके पकड़ता है और इसके बाद में इसको ग्रहण करता है। इसके अंदर पाई जाती हैं रसधानियां जो इसका पाचन करती हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर से भोजन पकड़ता है और रसधानियां इसका पाचन करती हैं। इसे एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया कहा जाता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और अमीबा में गुणसूत्र होते हैं 12, इसमें भी गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो ये रही अमीबा की जानकारी। अमीबा संघ प्रोटोजोआ का एक कोषीय जीव है। इसके बारे में इसकी खोज रोजनहाफ ने करी थी। एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया से भोजन ग्रहण करते हैं और रसधानियां उनका पाचन करते हैं। गुणसूत्र संख्या होती है 12। अब हम बात करते हैं प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ भी एक प्रकार का एक कोषीय जीव है। अब प्रोटोजोआ का बड़ा महत्व है और बहुत सारी इसके बारे में जानकारी है। तो आपको हम संघ प्रोटोजोआ के बारे में बता रहे हैं। तो आप एक बात ध्यान रखना, प्रोटोजोआ को 4 वर्गों में बांटा गया है, जैसे 4 टाइप ऑफ प्रोटोजोआ, और उसका आधार है चलायमान अंग। अभी चलायमान अंग उसके अंदर होते हैं, है ना। और चलायमान अंग के आधार पर पूछा गया प्रश्न, प्रोटोजोआ का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, तो आंसर होगा चलायमान अंग। अब अंगों की जानकारी मैं दूंगा आपको, याद रखना। प्रोटोजोआ में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है मतलब हरित लवक है। हरित लवक है मतलब ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण मेथड से करेंगे, तो इनके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, है ना। अच्छा, यूग्लिना एक एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ का, यूग्लिना। अच्छा, यहीं पर मैं आपको बता दूं, ग्रीन प्रोटोजोआ को ही पैरामीशियम कहा जाता है।
ग्रीन प्रोटोजोआ मतलब हरा प्रोटोजोआ को ही क्या कहा जाता है? पैरामीशियम। पूछा गया क्वेश्चन है कि पैरामीशियम क्या है? वह वास्तव में ग्रीन प्रोटोजोआ है जो अपना भोजन स्वयं बनाएगा। इसके अलावा हेटेरोट्रॉफ के अंतर्गत आते हैं। हेटेरोट्रॉफ क्या होते हैं? ऐसे जीव जंतु जो कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होते हैं उनको हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। हेटेरोट्रॉफ याद रखना। ये जो प्रोटोजोआ होती है इसकी नग्न कोशिका होती है। नग्न कोशिका से तात्पर्य क्या है? इसमें ना तो सेल वॉल होती है, ना इनका कोई कंकाल होता है, ना तो बाहरी कवच, ना अंदरूनी हड्डियां। तो आप याद रखना इसको नग्न कोशिका कहा जाता है। ना इसमें सेल वॉल होती है, ना इनमें कंकाल होता है। अमीबिया प्रोटोजोआ के उदाहरण क्या हो जाएंगे आपके? अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, जियार्डिया है। ये जियार्डिया जो है वही है जो मलेरिया के लिए प्रसिद्ध जो है ना कारण प्रोटोजोआ, वो जियार्डिया कहते हैं। जियार्डिया वर्ग में आता है। तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जियार्डिया ये सब के सब प्रोटोजोआ है। ठीक है। तो अमीबा, पैरामीशियम क्या? हरा प्रोटोजोआ पैरामीशियम है। अमीबा की जानकारी मैंने दी, यूग्लिना भी मैंने आपको बताया। ठीक है। प्रोटोजोआ का अगर आप संगठन देखेंगे तो प्रोटोजोआ एक अपन ने प्रोटोजोआ बनाया, इसमें जो द्रव्य भरा है कोशिका जो द्रव्य है इसको दो वर्गों में बांटा गया है। एक है एक्टोप्लाज्म और एक है एंडोप्लाज्म। बहिःप्रद्रव्य, अंतःप्रद्रव्य। बहिःप्रद्रव्य और अंतःप्रद्रव्य। एंडोप्लाज्म अंतःप्रद्रव्य और एक्टोप्लाज्म बहिःप्रद्रव्य। अब देखो इसमें जो एक्टोप्लाज्म होता है जो इसके संगठन में प्रोटोजोआ के, वो ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें रक्षा, इनका गमन, इसका संवेदन पूरा का पूरा एक्टोप्लाज्म में होता है। एंडोप्लाज्म में केवल जनन और पोषण होता है। एंडोप्लाज्म में जनन और पोषण होता है अंतःप्रद्रव्य में, जबकि बहिःप्रद्रव्य में रक्षा होती है, गमन होता है, संवेदनशीलता। देखो गमन चलन अंग जो है ना वो सीलिया है इसका। याद रखना कि प्रोटोजोआ में सीलिया जो है ना इनका चलन अंग है, यही भोजन करता है, इसी से ये भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन किससे ग्रहण करते हैं? सीलिया से भोजन ग्रहण करता है, भोजन ग्रहण। याद रखना इसमें इसी में एक्टोप्लाज्म में पाया जाता है रिक्तिका। रिक्तिका उत्सर्जन का काम करती है। भाई जो कुछ होना है वो एक कोशिका में होना है, तो उसी के अंग में आपको कुछ खास बता दे रहा हूं। सीलिया भोजन ग्रहण करता है, रिक्तिका उत्सर्जन करता है। और पुटी क्या होता है? पुटी याद रखना, पुटी होता है रक्षात्मक अंग। पुटी, पुटी होता है रक्षात्मक अंग। तो प्रोटोजोआ के रक्षात्मक अंग का नाम है पुटी, जो एक किले का निर्माण कर लेता है। याद रखना क्या प्रोटोजोआ जो एक कोशीय जीव होते हैं इनमें केंद्रक पाए जाते हैं? तो हाँ, इनमें एक केंद्रक या एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ जो आकार की में अंतर आता है वो इनके केंद्रकों के कारण आता है। तो याद रखना इसमें एक या अधिक केंद्रक होते हैं, परंतु एक बात ध्यान रखना कि प्रोटोजोआ में श्वसन तंत्र नहीं होता। इनमें श्वसन तंत्र नहीं होता, प्रोटोजोआ में श्वसन तंत्र नहीं होता। अगर लास्ट चीज अपन देखें कि प्रोटोजोआ का महत्व क्या है। प्रोटोजोआ का महत्व है कि मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं, मिट्टी की फर्टिलिटी प्रदान करते हैं। इसके अलावा समुद्र के अंदर भी ये पाए जाते हैं। समुद्र के अंदर पाए जाने वाले प्रोटोजोआ कवच में भी बंद हो सकते हैं। समुद्र में रहने वाले प्रोटोजोआ समुद्र के अंदर के जीव जंतुओं के का फूड होते हैं, मतलब उनके खाने के काम आ जाते हैं। समुद्री जीव जंतुओं का आहार होते हैं प्रोटोजोआ। तो एक ये चीज हो गई। तो और ये जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनको खा लेते हैं कौन? प्रोटोजोआ। तो जीवाणुओं की वृद्धि, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की वृद्धि नहीं हो पाती, उसको ये कंट्रोल कर देते हैं। तो मैंने आपको ये संघ प्रोटोजोआ के बारे में मैंने आपको ये पूरी जानकारी दी है। आपका इससे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन जाए संघ प्रोटोजोआ के मामले में। लेकिन अब मैं आपको आगे के जो वर्गीकरण है, इसका जो वर्गीकी में जो बताया गया है, जो वर्गीकरण है वो इतने डिटेल में नहीं होंगे। मैं शॉर्टकट में आपको आगे के जो वर्गीकरण है उनके बारे में जानकारी दूंगा। जो सबसे बड़ा वर्गीकरण होगा वो इंसानों वाला, मतलब मैमल्स वाला होगा। सो उसके बारे में थोड़ा डिटेल होगा। सो आप इसको बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। किसी भी एग्जाम में ये इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।